नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। और गाज़ीपुर बॉर्डर से पिछले एक हफ्ते से एसएससी जीडी के छात्र यहाँ मौजूद हैं। एक महीना दिल्ली में भटकने के बाद अब गाज़ीपुर बॉर्डर पे शरण मिली। गाज़ीपुर बॉर्डर पे खाने पीने रहने का इंतज़ाम हुआ। अब इन छात्रों से बात करेंगे क्योंकि अब इन्हें भी एक महीने से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर दिल्ली में घूमते हुए, लेकिन इनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। इन तस्वीरों से आप तस्वीरें देखें, मेरे पीछे सारे एसएससी जीडी के छात्र बैठे हुए हैं, कुछ छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। तस्वीरें आप देखें कि ये तस्वीर हमारे देश की है, हमारे देश के युवाओं की है। पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं हमारे देश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। उन्हीं के साथ आज हमारे देश का युवा भी बैठा हुआ है यहाँ पर। ये देश की परिस्थिति है, किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है। अब इन लोगों से बात करेंगे कि इनकी परेशानी मैं लगातार पिछले एक हफ्ते से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इनकी परेशानी। इन लोगों का नाम 3 साल बाद जो 2018 में जो वैकेंसी आई, 3 साल बाद मेरिट से इनका नाम निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया वो नहीं पता है, क्योंकि 2018 में जो वैकेंसी निकली थी 60,200 की, सिर्फ 54,000 लोगों की भर्ती हुई। 6,200 जो भर्तियाँ निकाली थी वो कहाँ गई, वो उस पर बड़ा सवाल है। तो इन लोगों से बात करेंगे, समझेंगे सारी स्थिति और आगे की क्या तैयारी, क्योंकि अब एक महीने से ज़्यादा इनको भी हो चुके हैं। 25 तारीख को 25 को नई भर्तियाँ आनी है, उस पर भी कई सवाल की इनका मानना है कि वो भर्ती आएगी तो इनका ये आखिरी मौका है, क्योंकि जो 3 साल लगे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, उनमें इन लोगों की, इन बच्चों की, इन छात्रों की उम्र जो है वो ओवर एज हो गई है। तो अब इनके पास अगला कोई मौका नहीं, अगली वैकेंसी के लिए लोग फॉर्म भर नहीं सकते। यही आखिरी मौका था और इसमें भी इन लोगों को मेरिट से निकाल दिया गया। तो इनके पास अब आगे कोई मौका नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो इन छात्रों से कुछ बात करेंगे तो आगे की स्थिति समझेंगे। सर, पिछले एक हफ्ते से तो हम बात कर ही रहे हैं सारी चीज़ों पर, लेकिन आप बताएं कि आगे क्या करेंगे, किस तरीके से आपको लगता है कि किस तरीके से सरकार सुनेगी? तो हम लोग कल से अनशन के लिए बैठ रहे हैं। हम लोग गृह मंत्रालय में जाके बैठेंगे अभी, वो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। तो अरे मैं ये कह रहा हूँ कि तस्वीरें हम लोगों ने काफ़ी सारी देखी, जंतर मंतर की तस्वीरें देखी, फिर एसएससी के जो हेड ऑफिस के सामने आप लोग बैठे, गुरुद्वारे में रहे, तमाम तस्वीरें हम लोगों ने देखी, लेकिन अभी तक कोई समस्या का कोई समाधान नहीं समझ में आ रहा है, कोई बातचीत ना आपसे सरकार सुन रही है। अभी तक आपकी किसी भी मंत्री, किसी भी नेता से मुलाकात नहीं हुई है। तो कैसे लग रहा है कि किस तरीके से सरकार सुनेगी, क्या हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी भी या नहीं सुनेगी? सरकार तो सुनेगी, लेकिन टाइम लगेगा, उसके लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। मेन बात, हम लोग की बात सुने या ना सुने वो तो बात की बात है। हम लोग सभी के पास मेमोरेंडम सौंपे है, या राष्ट्रपति के पास, गृह मंत्रालय या अपने अमित शाह है उनके पास भी सौंपे है, वो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि रिस्पांस तो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं, जैसे अनशन पे बैठने वाले हैं। देखो कहाँ पे बैठेंगे हम लोग, अभी होम मिनिस्ट्री बैठने वाले हैं अनशन पे। तो देखो हम लोग नारा तो लगा रहे हैं कि अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो, ये तो नारा लगा रहे हैं। तो इस नारे पे हम लोग अमल भी कर सकते हैं। ये बात हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार जब हमको वर्दी नहीं दे सकती तो कम से कम अर्थी तो हम ले सकते हैं। ये बात हम सरकार को बताना चाहते हैं। देखो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अपने आप को ख़त्म करना, ठीक ना। कोई भी सरकार ये नहीं कहेगा कि अपने आप को, या तरुण जो युवा पीढ़ी है वो अपने आप को ख़त्म करे। तो हम लोग ये बड़ा कदम उठाएंगे तो वो भी सरकार कुछ ना कुछ तो सोचेगी ज़रूर। तो हम लोग यही सोचे हैं कि देखते हैं अभी क्या करने आए, तो बात की बाद में देखेंगे। चलिए, तो आगे की तैयारी ये कि तैयारी की राष्ट्रपति भवन के सामने और गृह मंत्रालय के सामने अनशन पर बैठेंगे। तो देखते हैं उससे क्या होगा, क्योंकि इससे पहले की भी तस्वीर हमने देखी है। एसएससी जीडी के हेड ऑफिस के सामने बैठे महाराष्ट्र से थे ये, और तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि पूरे देश का युवा यहाँ मौजूद है, सारे पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे युवा मौजूद है। 2014 का वो वादा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा, अब कहाँ है वो रोजगार? सवाल उस पर उठते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे जिन्होंने मेडिकल पास किया, रिटन पास किया, फिजिकल पास किया, और उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिली, उसके बाद भी इन लोगों को मेरिट से निकाला गया। कहा जाता है कि 1,09,000 मेडिकल फिट है, लेकिन मेरिट में सिर्फ 54,000 लोगों का नाम आया। और उसके बाद नित्यानंद राय जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि 1,11,000 वैकेंसीज़ हैं। तो सवाल यहाँ पर उठते हैं, जबकि 1,11,000 वैकेंसीज़ हैं
तो फिर इन लोगों को अभी तक मेरिट से क्यों निकाला गया, इन लोगों को इनकी वर्दी क्यों नहीं दी गई। और इस पर भी सवाल है कि जब ये लोग कहते हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो, तो इनके घर वालों पर, ये 27-26 साल के ये लड़के लड़कियां ये बात कहते हैं कि हमें वर्दी दो या अर्थी दो, तो इनके घर वाले जब ये वीडियो देखते होंगे तो इनके घर वालों पर क्या बीतती होगी कि हमारा 25 साल का लड़का, हमारे 26 साल की लड़की इस तरीके से बात कर रही है, इच्छा मृत्यु की बात कर रही है। सर आप कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं। तो बंगाल में चुनाव का दौर, क्योंकि चुनाव का ऐसा दौर है कि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन अभी आपसे पूछ ले जाए तो किन किन राज्यों में चुनाव है तो शायद आप बंगाल के अलावा दूसरे राज्य का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बंगाल चर्चा में है, ममता दीदी चर्चा में है, खेला होबे। क्या लग रहा है सर बंगाल में क्या होगा? देखिए, वो राजनीतिक मुद्दा अलग है और हमारा मुद्दा अलग है। हम इधर आए हैं हमारे नौकरी के लिए, ठीक है। सरकार जहाँ पे भी हो, मंत्री लोग ही सिर्फ काम नहीं करता है, इधर जो ऑफिशियल्स ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो भी आकर हमसे बात कर सकते हैं। अगर मंत्री से मिलना है तो डायरेक्ट हम नहीं मिल सकते, पहले तो उनका जो ऑफिसर्स है उनसे मिलना है। तो हमारा बात अगर उन तक भी पहुंच जाए वही काफ़ी है। तो क्या लग रहा है, एसएससी जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? देखिए, सरकार तो जिम्मेदारी है, उसके ही अंडर तो आता है एसएससी तो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो तो हमें नौकरी नहीं देगा। वो तनख्वाह कौन देता है? सरकार देता है। होम मिनिस्ट्री देता है हमारा तनख्वाह, जो सीएपीएफ का तनख्वाह है वो होम मिनिस्ट्री देता है। तो हमारा सवाल जो भी हो हमें होम मिनिस्ट्री पूछना चाहिए। चलिए, तो अब होम मिनिस्ट्री के सामने होम मिनिस्ट्री सवाल करेंगे और होम मिनिस्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन, होम मिनिस्ट्री के सामने अनशन पर बैठेंगे। तो ये महाराष्ट्र से थे, ये बंगाल से थे, ये हमारे भाई आगरा से हैं, उत्तर प्रदेश से। तो इनसे भी कुछ सवाल जवाब। सर पहले तो ये बताएं कि हर राज्य की अलग अलग मेरिट आई है, अलग अलग कट ऑफ अलग अलग आई है, आपके क्या मार्क्स और क्यों, मतलब क्यों लग रहा है कि किस तरीके, क्या साजिश आपको लगती है? क्योंकि आप लोग कहते हैं घोटाला किया एसएससी ने, निकाला गया, तो क्यों लग रहा है ऐसा कि एसएससी ने घोटाला किया है? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इसने 3 बार मेरिट दी है जो बिल्कुल इलीगल है, जो कभी नहीं। मेरिट में नाम था क्या आपका? बिल्कुल नाम था, दूसरी में भी था, तीसरी में हमें बाहर कर दिया गया। उस सबसे बड़ी बात ये थी जो 40,000 पद है ना, वो उन्हें पैसों से बेच दिए। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने जो 60 या 210 पद निकाले थे वो भी पूरे फिलअप नहीं किए। वो भी ये कह दिया हम उन्हें आगे वाली जो वैकेंसी आएगी उनमें जोड़ देंगे, क्योंकि जो आगे वाली वैकेंसी ना कोई बच्चा देगा जो टेस्ट पास नहीं करवाता 2 लाख देता है, मेडिकल के देता है, फिजिकल वो खुद करना पड़ता है। एक तरह का ये 5 लाख 6 लाख में ठेका जाता है पूरी तरह से एसएससी को, टेस्ट फिजिकल मतलब पूरी जॉइनिंग तक का। इसी तरह जो हमारे कुछ गांव के लड़कों ने भी ऐसा किया है। जो सबसे बड़ी स्कैम की वो है, मेरा बंदा जैसे कोई यूपी से वो छत्तीसगढ़ में जाके टेस्ट पास करके जॉइनिंग ले लेता है। सबसे बड़ा तो सबूत यही है, क्योंकि इसमें कोई बंदा यूपी का है तो वो और स्टेट में जाके जॉइनिंग नहीं ले सकता, ये इलीगल होता है। फिर सरकार से ये पकड़ा क्यों नहीं गया? हाँ, सबसे बड़ी बात है जो यहाँ रह रहा है, मैं से यूपी का रह रहा है, छत्तीसगढ़ का वो मूल निवास कैसे बनवा सकता है? वो छत्तीसगढ़ में कैसे रह सकता है? न उसका कोई रिश्तेदार है न घर है, तो फिर कैसे बनवा सकता है? भाई ये पूरा करप्शन है, पूरे करेक्शन पे आधार पे है। चलिए, कई तरीके से धांधलेबाजी एसएससी में की जाती है, एसएससी हम लगातार देख रहे हैं। पहले सवाल तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला सवाल तो इसी पे उठता है, जब 2018 में वैकेंसी निकली तो इतनी लंबी प्रक्रिया 3 साल की एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। उसके बाद सवाल इस पे उठते हैं जो ये लोग कहते हैं कि 3 मेरिट आई, इससे पहले कभी भी 3 बार मेरिट नहीं आई किसी भी एग्ज़ाम की एसएससी के, तो सवाल इस पर भी उठते हैं। उसके बाद सवाल उठते हैं नॉर्मलाइजेशन पर, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं कोई एक लेवल के एग्ज़ाम नहीं होते, कोई हार्ड कोई ईजी, तो उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। सर कहाँ से हैं? मैं सर बिहार से हूँ, वीरेंद्र कुमार नाम है मेरा। तो वही सवाल कि क्या लग रहा है, क्यों निकाला मेरिट से और क्यों लग रहा है कि सरकार नहीं सुन रही अभी तक? सरकार क्यों, ये अंधी बहरी सरकार है सर, और ये सिर्फ वादे करने में तो आगे है कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे। अभी बिहार में चुनाव हुआ था पिछले बार, वहाँ बोले 19 लाख रोज़गार देंगे बिहार में। यहाँ मतलब हम लोग स्लेम ऑल मेडिकल ऑल चीज़ फिट किए हुए, एग्ज़ाम पीटी मेडिकल हर चीज़ हर टेस्ट से पास हो चुके हैं, तो हमें दे नहीं रहे, हमें तो बेरोज़गार बना रहे हैं और ये रोज़गार की बात करते हैं। ये कौन सा बेरोज़गार है? अगर जो आप ये हम लोग तो इनसे ना सीट मांग रहे हैं और ना कुछ, जो मेरा सीट दिए वो तो मुझे ये दे दे रोज़गार देने की। अगर जो ये सीट आगे आप जो मेरा सीट एग्जाम बच जाता है, जैसे 55,000 ये मेरिट में शामिल किए, और वो जो सीट बच जाती है, जितना बच्चा ज्वाइनिंग करता है और जो सीट बच जाती है जो नहीं करने के उपरांत, तो
तो वो सीट ये आगे कर देंगे। तो ये बेरोजगार बना रहे हैं ना, ये तो रोजगार दे नहीं रहे हैं। और सर ये भी उठते हैं कि कई छात्र ये भी बोलते हैं कि जब आप लोगों को सारी वैकेंसीज में आप लोगों को फिलअप कर देंगे तो आने वाले जो छात्र हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, उनका क्या होगा? तो वो अगले वैकेंसी पे हमें कोई मतलब नहीं है। और सरकार इस बार को इस बात में संज्ञान ले इस वैकेंसी के ऊपर, तो अगले आने वाले वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये वो पहले ध्यान से देख ले डाटा वो अपना, क्योंकि नित्यानंद राय जी ने पहले बोल दिया है कि 1,10,000 वैकेंसी, 1,11,000 वैकेंसी खाली है, जो हर बार आप स्टेटमेंट में दे रहे हैं। और आपको प्रूफ भी दिखाया गया है कि वो स्टेटमेंट संसद में दिए है। जब दिए है, अगर जो वैकेंसी खाली है तो उस वैकेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो मुझे उस वैकेंसी से 10 से 20,000 भी वैकेंसी दे देते हैं ना, तो मैं जितना 55,000 बाहर किया गया हूँ मेरिट से, वो सारा ज्वाइनिंग कर लूँगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इस सरकार अगर जो ये चाहती है तो ये वो सर्वे कर ले, उसके बाद इस बात पे ध्यान दे। पहले वो खुद सर्वे कर ले। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही बोल रहे, हम लोग हर चीज़ एनालाइज करके ही बता रहा हूँ मैं आपको। इस एग्ज़ाम में आप हर राज्य में एक राज्य पुलिस की मतलब ज्वाइनिंग तक संपन्न हो चुकी है। और ग्रुप डी टेक्नीशियन बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसा कंडक्ट हुआ है 3 साल के दरमियान, ये 4 साल के दरमियान, कि इसका ज्वाइनिंग तक संपन्न हो चुका है। और 55,000 में से बहुत सारे लड़के अलग अलग वैकेंसियाँ में मतलब ज्वाइन कर चुके हैं। और जो नहीं किए हैं वो आगे भी वो कर लेंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि रेलवे भी अभी जो लोको पायलट की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें बहुत सारे लड़के लोग को पेंडिंग करके रखा है। वो वेटिंग लिस्ट के कारण से भी वो बाहर है। वो वेटिंग लिस्ट जैसे ही क्लियर हो जाते हैं, वहाँ से छोड़ करके ये लोको पायलट ज्वाइनिंग करेंगे। क्योंकि ये पैरामिलिट्री का एक ये भी रूल है कि अगर जो उनका बेसिक पे से अगर जो आप कहीं अधिक है तो वहाँ से रिजाइन मार करके आप यहाँ भी आ सकते हैं, ये उनका रूल है। तो अगर जो सर कोई लड़का का अगर जो उससे ज़्यादा बेसिक पे मिल रहा है तो वो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से इधर आएगा, तो वो तो सीट बच जाएगी। जब सीट बच जाएगी, सीट और उसके लिए हम अवेलेबल हैं, तो मेरा सीट आप किसी और वैकेंसी में क्यों इंक्रीज़ करेंगे? ये है। अगर जो आप रोज़गार देने की बात करते हैं तो रोज़गार आप ये कैसा रोज़गार है? ये तो और बेरोज़गार हुआ। और ये जो बार बार इलेक्शन में बोलते हैं कि मैंने इस वैकेंसी में इतना सीट दिया है, ये 10 साल में आंकड़ा बताते हैं कि हम 10 लाख रोज़गार दिए हैं, तो क्या आप 60,000 जो मुझे पद दिए, 60,000 आप पूरा फिलअप किए? अगर जो आप वो फिलअप नहीं किए, जितना बच्चा आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो आप उतना बच्चा को ना आप डाटा पेश कीजिएगा कि हम इतना बच्चा को ज्वाइनिंग करवाए। फिर वो 60,000 मुद्दा आप क्यों बनाते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सरकार हो, दोनों में से कोई भी आके जवाब दे सकते हैं। तो क्या लग रहा है सर, गड़बड़ कहाँ है? कहाँ गड़बड़ हो रही है? कहाँ धांधलेबाजी हो रही है? गड़बड़ इनका पूरा सिस्टम में ही है। एसएससी बोलते उनसे जवाब मांगने के बाद ना वो सही से जवाब दे पाते हैं, सिर्फ बोलते ये रूल है। तो रूल कौन सा रूल? आप किस रूल पे? आप अगर जो संविधान में एक चीज़ लिखा हुआ है कि 10 साल के बाद आप नोट चेंज कीजिए, ये भी तो रूल है, तो आप कीजिए ना। क्यों आप चेंज नहीं कर रहे? चेंज किए तो सवाल उठा दिए नोटबंदी पे। नोटबंदी पर तो सर हर साल आप हर 10 साल के बाद करोगे ना। अगर जो सवाल उठ रही है तो आप सवाल आप दिखाओ संविधान। जब मुझे रूल आज पढ़ा रहे हो तो आप उधर भी रूल पढ़ाइए। ये भी तो है सिर्फ क्योंकि सिर्फ ओनली फॉर हम ही स्टूडेंट है जो रूल के लिए थी, रूल पे फॉलो करे। आप लोग भी तो रूल पे फॉलो करो। आपने जो रूल बनाया कि एसएससी जो बोलते हैं कि हम रूल, जो मेरा रूल है ये नॉर्मलाइज का, वो रूल मैंने फॉलो किया, ठीक है, मैं मानता हूँ। आपने रूल फॉलो किया। आपने नोटिफिकेशन में भी दिया था कि मेडिकल के लिए 1/3 गुना लड़का रिजल्ट होगा। 3 गुना आपने रिजल्ट दिया, मैंने माना। जब 3 गुना फिजिकल पास कर चुके थे तो आपने एडिशनल को क्यों बुलाया? कौन सा वो कहाँ से रूल निकाल दिए? दूसरा ये है, एडिशनल में क्या हुआ सर, बताएं जरा जिन लोगों को नहीं पता। डीपली मैं बताता हूँ आपको। जब एग्जाम हुए थे, एग्जाम के पीटी के लिए 10 गुना लड़का बुलाया गया था। जो 60,000 का 6 लाख समथिंग हज़ार बनता है। 60,000 में मेडिकल 1,75,000 के समथिंग में पास किए थे।
ठीक है, जब 75,000 पास किए तो इन्होंने जब मेडिकल के लिए बुलाना चालू किया तो वहाँ से नंबर इंक्रीज कर करके 20,000 लड़का की इन्होंने छाट दिया, जबकि ये 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पॉइंट समथिंग नंबर बढ़ा था तो 25,000 लड़का छट गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा ये रिजल्ट उठाए जो रिजल्ट से बाहर हो गए थे फिजिकल से, जो एक 6 लाख समथिंग में जो रिजल्ट आया था उससे बाहर थे, वहाँ से 20,000 लड़का इन्होंने फिर उठाया, फिर उसका मेडिकल करवाए, फिर पीटी करवाए, फिर मेडिकल करवाए। जब ये उतना लड़का आपके पास अवेलेबल थे तो एडिशनल वाले को क्या मतलब क्या ज़रूरी था उनको परेशान करना। आपके पास लड़का अवेलेबल है तो आप बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि सर मैं अगर जो एग्ज़ाम से बाहर हो जाता हूँ तो मैं वहाँ से कहीं ना कहीं रास्ता चूज कर लूँगा, चलो एसएससी जीडी में नहीं हुआ तो ग्रुप डी में चूज कर लूँगा, वहाँ से ऑप्शन बन जाता है। सर अगर जो मैं 3 साल 4 साल इनके इसके पीछे टाइम दे दूँ तो सर क्या अगला एग्ज़ाम के लिए मेरे पास पॉसिबल है कि हम उसको फाइट कर लेंगे? क्योंकि सर इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं है, अगर जो आप रिटर्न पास कर गए हो तो आपको 1 साल मेहनत करना होगा, जितना जब तक वो आपका फिजिकल निकल नहीं जाता है आप उसी में लगे रहोगे। फिजिकल भी इतना आसान नहीं होता है सर, 5 किलोमीटर है और ये धूप में कड़कड़ी धूप में हम लोग को दौड़ाया जाता है, तो हम लोग साल भर तो वो जितना टाइम लेता है साल भर के लिए हम लोग फिजिकल करते हैं। फिजिकल करने के बाद अगर जो फिजिकल के मेडिकल में जाना है तो वहाँ हम लोग को रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो मेडिकल में एक भी कहीं फ्रैक्चर या फिर कहीं भी चोट है तो वहाँ से बाहर, अगर जो वहाँ से हम लोग बाहर हो जाते तो वहाँ से भी आप ये बाहर कर सकते थे, अगर जो मुझ में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता तब वहाँ से भी ये बाहर नहीं कर पाए। इसीलिए जब हम लोग सारे चीज़ फिट है तो आप मेरा ही सीट आप मुझे दे दो ना। ओवर एज की बात है तो ओवर एज जो हम लोग हो चुके हैं इसके कारण ये 4 साल प्रोसेस के में लंबा टाइम चला। अगर जो ये डिजिटल इंडिया होती सर तो आप क्या मुझे बताते कि ये 3 बार जो रिजल्ट पेश किया गया ये क्या मतलब है, कौन सा डिजिटल इंडिया है? ये कहाँ से डिजिटल इंडिया की बात हो रही है? फिर तो आप ये डिजिटल इंडिया जो भाषण में दे रहे हो कि हमें ये डिजिटल इंडिया चला रहे हैं तो बंद कर दो, फिर फालतू में बकवास करना क्या बात है? चलिए, तो कई सवाल फिर यहाँ पर उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो एसएससी के सिस्टम पर उठता है, एसएससी की जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि 3 साल का लंबा समय। सवाल उसी पर है क्योंकि अब इनके पास कोई दूसरा मौका नहीं है। सारे जो यहाँ पे छात्र हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देने में 3 साल का लंबा समय लगा उसकी मेरिट आने में, और आखिरी मेरिट में इन सभी छात्रों को बाहर निकाल देगा। मेडिकल फिट और फिज़िकल फिट और रिटर्न पास आउट होने के बावजूद इन सभी छात्रों को बाहर निकाला गया। सवाल उस पर है कि मेरिट से बाहर क्यों निकाला गया, और अब आगे की इनकी क्या तैयारी, आगे की इनकी क्या लड़ाई, आगे इन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे, इनकी तस्वीरें दिखाते रहेंगे आपको। तो जुड़े रहे हमारे साथ द सुनामी के साथ। इन्हीं तस्वीरों के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।